नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी को कांग्रेस की चेतावनी की, अल्पसंख्यकों के हित के खिलाफ मोदी सरकार के एक और फैसले की, देखेंगे राज्यपालों की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट के जज के तीखे बयान को, महाराष्ट्र में अजित गुट पर मंडराते संकट को, जानेंगे कैसे तेजस्वी यादव बढ़ाएंगे बीजेपी और नीतीश कुमार की टेंशन, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे अपने ही संसदीय क्षेत्र में मोदी के मंत्री के विरोध को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महिला वन अधिकारी को धमकी देकर फंसे ममता के मंत्री, जल मंत्री अखिल गिरी को देना पड़ा इस्तीफा। गिरी ने दी थी महिला अधिकारी को धमकी। वायनाड हादसे को लेकर सीएम पिनरई विजयन का ऐलान, पीड़ितों के पुनर्वास के लिए लाएंगे टाउनशिप योजना। कांग्रेस ने भी किया है 100 मकान बनवाने का ऐलान। बिहार के बाद अब झारखंड में भी गिरा पुल, बोकारो से सामने आया वीडियो। 2014 में बना था पुल। ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय पुरुष हॉकी टीम, शूटआउट में 4-2 से ग्रेट ब्रिटेन को दी मात। मेडल से बस एक कदम दूर है भारतीय पुरुष हॉकी टीम। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीते दिन सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी उनके खिलाफ ईडी रेड की तैयारी कर रही है, जिस पर काफी विवाद हुआ। एक बार फिर सरकार सवालों से घिर गई थी और अब इसी सिलसिले में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी को साफ चेतावनी दे दी है। तो क्या कहा सिंघवी ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हाल ही में राहुल गांधी की एक ट्वीट से देश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। अपने वायनाड दौरे के बीच राहुल ने रात तकरीबन 1:45 बजे ट्वीट किया था। राहुल ने लिखा था कि उन्हें ईडी के अंदरूनी सूत्रों से जानकारी मिली है कि ईडी उन पर रेड करने की तैयारी कर रही है। राहुल के इस ट्वीट के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया था। अब राहुल की इसी आशंका पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बयान सामने आया है। सिंघवी ने ट्वीट कर लिखा कि अगर ईडी राहुल गांधी को गिरफ्तार करने के बारे में सोचती है तो देश बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोक देगा। इस बारे में कभी मत सोचना, कभी नहीं। बता दें कि सिंघवी से पहले संजय राउत ने भी राहुल और तमाम विपक्ष के नेताओं के साथ अनहोनी होने की आशंका जताई थी। राउत का कहना था कि बीजेपी के खिलाफ बोलने वालों के लिए विदेशी धरती पर प्लानिंग चल रही है, जिसके बाद विपक्ष का विरोध तेज हो गया था। बताते चले कि इसी मामले में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने संसद में भी सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। राहुल का अंदेशा था कि चक्रव्यूह वाला भाषण 2 in 1 को पसंद नहीं आया, जिसे लेकर उन पर रेड हो सकती है। मगर देखा जाए तो ईडी के लिए राहुल को गिरफ्तार करना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि एक तो उनके पास राहुल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, तो वहीं अब कांग्रेस पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत है। ऐसे में ईडी के मंसूबे कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं। सिंघवी ने बीजेपी को साफ चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार ने मनमानी की तो जनता उन्हें सबक सिखाएगी। तो वहीं अपने ही फैसले को लेकर मोदी सरकार विवादों से घिर गई है। एक बार फिर बीजेपी पर अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ होने के आरोप तेज हो गए हैं। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो सरकार के किस फैसले से मची खलबली, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार पर लगातार अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनने के आरोप लगते आ रहे हैं। इसी क्रम में एक बार फिर बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में बड़े संशोधन करने जा रही है, जिसे लेकर राजनीति गरमाई हुई है। केंद्र सरकार जल्दी ही मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन करने की तैयारी में है। कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी दे दी गई है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। इसे लेकर सरकार इसी सत्र में नया बिल लेकर आ सकती है। प्रस्तावित बिल में मौजूदा एक्ट की कुछ धाराओं को हटाया भी जा सकता है। संसद का मॉनसून सत्र अभी 12 अगस्त तक चलना है। बिल 1-2 दिन में पेश किए जाने की तैयारी है। इस बीच संशोधन बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है। बीजेपी हमेशा से वक्फ बोर्ड के खिलाफ रही है और इसे समाप्त करना चाहती है। इसके साथ ही मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का कहना है कि हमारे बुजुर्गों ने वक्फ के लिए अपनी प्रॉपर्टी दान की है और इसमें एक इस्लामिक लॉ भी है। भारत में 60% वक्फ की प्रॉपर्टी में मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान आते हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये बिल पास हो पाता है या विपक्ष इसका विरोध करने में सफल रहता है। वक्फ बोर्ड पर सरकार के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं मोदी सरकार में राज्यपालों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं।
और अब ये सवाल कोई और नहीं, खुद सुप्रीम कोर्ट की जज ने उठाए हैं। तो क्यों सुप्रीम कोर्ट की जज के निशाने पर आए राज्यपाल? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच टकराव की खबरें तो आए दिन आती रहती हैं, लेकिन अब तो राज्यपाल के रवैये पर सवाल भी उठने लगे हैं। इस बार ये सवाल किसी राज्य की सरकार ने नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जज ने उठाए हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने राज्यपाल की भूमिका पर नाराजगी जताई है। उन्होंने तीखे अंदाज में कहा कि राज्यपाल वहां भूमिका निभा रहे हैं जहां उन्हें नहीं निभाना चाहिए, लेकिन जब उन्हें एक्टिव होकर अपनी भूमिका को निभाना चाहिए तब वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। उनका ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब सुप्रीम कोर्ट में राज्यपालों के खिलाफ कई राज्यों ने याचिका दर्ज कराई है और इन सभी राज्यों में सरकार केंद्र सरकार के विरोधी दलों की है। जस्टिस नागरत्ना ने सुप्रीम कोर्ट में राज्यपालों के खिलाफ मामलों को दुखद बताया, तो वहीं राज्यपालों की निष्पक्षता पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यपाल से कुछ कार्य किए जाने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने राज्यपाल की भूमिका आपस में विरोधी समूहों के बीच किसी तरह की समझ और सामंजस्य लाने की बताई। एक तरह से उनका इशारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समन्वय लाने पर था। उन्होंने कहा कि शासन का विचार राज्यपाल को पार्टी की राजनीति गुटों से ऊपर रखना है और उसे पार्टी के मामलों के अधीन नहीं करना है। यानी जस्टिस नागरत्ना ने संकेतों में ही केंद्र की सत्ता में काबिज दल के राज्यपाल के जरिए राज्य में हस्तक्षेप पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समझ बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है, न कि किसी एक पार्टी की विचारधारा का समर्थन करने के लिए। उनके इस बयान के बाद देश भर में राज्यपालों की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई है। जस्टिस नागरत्ना ने सिर्फ राज्यपाल ही नहीं बल्कि संकेतों में केंद्र सरकार को भी घेर लिया, साफ कर दिया कि राज्य में केंद्र का हस्तक्षेप गलत है। तो परेशान अजित पवार भी हैं और उनकी पार्टी के नेता लगातार उनकी परेशानी बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, पार्टी नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और इस बीच अब अजित गुट के और विधायकों ने शरद पवार से मुलाकात की है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। विपक्ष का गठबंधन जहां मजबूत होता दिखाई दे रहा है, तो सत्ताधारी गठबंधन लगातार कमजोर होता जा रहा है। एक बार फिर अजित पवार के खेमे में हलचल तेज है। सोलापुर के माढ़ा से विधायक बबन राव शिंदे और उनके बेटे रणजीत सिंह शिंदे शरद पवार से मिलने पुणे के मोदी बाग पहुंचे हैं। उनकी इस मुलाकात ने सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज कर दी हैं। अभी कुछ ही दिन पहले बाबा जानी दुर्रानी ने अजीत गुट छोड़कर शरद गुट की सदस्यता ले ली थी और अब दो और नेताओं के शरद गुट में शामिल होने की कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल बबन राव शिंदे इस बार माढ़ा विधानसभा सीट से अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपने ही भतीजे धनराज शिंदे से चुनौती मिलती हुई दिखाई दे रही है। विधायक बबन राव के भाई रमेश शिंदे ने कुछ दिन पहले ही सांसद सुप्रिया सूले से मुलाकात की थी, तो वहीं उनके भतीजे धनराज शिंदे ने रोहित पवार के पिता राजेंद्र पवार से मुलाकात की, जिससे बबन राव असहज दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। और अब शरद पवार से उनकी अपने बेटे के साथ इस मुलाकात को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अजीत पवार गुट का एक और विधायक शरद पवार गुट में शामिल होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये अजीत गुट के लिए बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि ये सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अजित पवार अपनी पार्टी की बगावत को थाम पाएंगे या उनके हाथ से विधायकों के साथ घड़ी भी निकल जाएगी। अजित पवार टेंशन में है तो टेंशन बीजेपी और नीतीश कुमार की भी बढ़ने वाली है। बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। इसी सिलसिले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव प्रदेश की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। उनकी इस घोषणा ने बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार का तापमान इस वक्त भले ही कम हो, लेकिन सियासी पारा रोज बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव प्रचार में मेहनत करने से कोई कसर नहीं छोड़ी। घायल होने के बावजूद उन्होंने रैलियां की। अब बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। नीतीश को सत्ता से बाहर करने के लिए तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दांव चला है। तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद बिहार में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए नई यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। ये यात्रा पूरे बिहार में निकाली जाएगी। तेजस्वी यादव की इस यात्रा को कई चरणों में बांटा गया है, ताकि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका लाभ मिल सके। राजद के प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता ने कहा, तेजस्वी यादव की यात्रा के दौरान वो बिहार से संबंधित मुद्दे उठाएंगे, जिसमें केंद्र द्वारा एक बार फिर बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने से इनकार करना,
नीतीश कुमार द्वारा बिहार सरकार के कोटा वृद्धि को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने में विफल रहना और राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति शामिल है। लोगों के पास जाना ही जवाब खोजने और शंकाओं का समाधान करने का सबसे अच्छा तरीका है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी की यात्रा का एक मकसद प्रशांत किशोर जैसे नए खिलाड़ियों को किसी भी तरह का सियासी फायदा लेने से रोकना है। इस यात्रा के ऐलान से पूरे एनडीए में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां नीतीश के एनडीए को छोड़ने की चर्चाएं चल रही हैं, तो वहीं तेजस्वी के इस दाव ने बीजेपी की परेशानी को और बढ़ा दिया है। ऐसे में लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। तेजस्वी यादव एक बार फिर मैदान में उतरने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव में ही महागठबंधन ने एनडीए से 9 सीटें छीन ली थी। चुनावों में तेजस्वी की रैली में जबरदस्त भीड़ जुट रही थी और अब तेजस्वी एक बार फिर एनडीए को टेंशन देने की तैयारी में है। तो दूसरी तरफ टेंशन में इस समय पूरी दुनिया दिखाई दे रही है। मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग की आशंका है और इस बीच बिगड़ते हालातों में अमेरिका के राष्ट्रपति ने इजरायल के पीएम को जमकर सुना दिया। तो क्या कहा बाइडेन? देखिए ये रिपोर्ट। आप मुझसे बकवास बंद कीजिए। आप इस तरह की बातें नहीं करें। मुझे हल्के में लेने की कोशिश नहीं करें। ये तल्ख टिप्पणी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात करते हुए की। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के लिए अमेरिका भी अब इजराइल को जिम्मेदार मानने लगा है। दरअसल बाइडेन से हुई बातचीत में इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने हमास के साथ चल रहे युद्ध विराम से पीछे हटने के संकेत दिए, जिस पर बाइडेन भड़क उठे और साफ कह दिया कि इस तरह की बकवास मुझसे नहीं करें, इसे बंद कर दें। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की बातचीत लंबे समय से चल रही है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। अमेरिका के दबाव में इजरायली प्रतिनिधिमंडल ने युद्ध विराम के समझौते पर पहुंचने के लिए अमेरिका और मिस्र के साथ बातचीत के लिए 3 अगस्त को काहिरा का दौरा किया था और ये बैठक बाइडेन के तल्ख बयान के बाद ही संभव हो सकी थी। इस बीच मिडिल ईस्ट में इजराइल के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने पहले तेहरान में हमास के मुखिया इस्माइल हानिया पर हमला किया, जिसमें उनकी जान चली गई। इसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांडर फुआद शुक्र की जान ले ली। हालांकि ईरान ने ये बात साफ कह दी है कि इस्माइल हानिया पर हमले का खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि हानिया का बदला लेना ईरान का कर्तव्य है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे अपने संसदीय क्षेत्र से जान बचाकर भागते मोदी के मंत्री को। जनप्रतिनिधियों का अपने क्षेत्र में अलग ही रुतबा होता है, लेकिन कैसा हो जब किसी जनप्रतिनिधि को अपने ही क्षेत्र में लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ जाए, और विरोध भी ऐसा कि आनन फानन में गाड़ी छोड़कर बाइक पर ही निकलने की नौबत आ जाए। बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह के विरोध का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के बेगूसराय से एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के कर्मचारियों का समूह अपनी मांगों को लेकर मंत्री गिरिराज सिंह की गाड़ी का घेराव करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भीड़ से बचते हुए अपनी कार छोड़कर बाइक में बैठकर मौके से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गिरिराज सिंह ओमर बालिका उच्च विद्यालय के पास एक कार्यक्रम में जा रहे थे कि तभी एनएचएम कर्मचारियों ने उनकी कार को रोक लिया। कर्मचारियों ने फेस रिकॉग्नाइज्ड अटेंडेंस सिस्टम खत्म करने, समान वेतन, राज्यकर्मी का दर्जा और बेहतर सुरक्षा जैसी मांगों को लेकर नारेबाजी की। हंगामा बढ़ता देख आनन फानन में सांसद कार से निकलकर बाइक में बैठे और मौके से रवाना हो गए। मंत्री के मौके से निकलते ही कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन और बढ़ गया। उन्होंने लगातार नारेबाजी करते हुए मंत्री की कार को घेर लिया। हालांकि मंत्री तो पहले ही बाइक में बैठकर अपने निर्धारित कार्यक्रम के लिए रवाना हो चुके थे। इससे साफ है कि बीजेपी के मंत्री गिरिराज सिंह के ही संसदीय क्षेत्र की जनता उनसे नाखुश है, और जब मंत्री के सामने लोग अपनी मांगे रखना चाह रहे हैं तो वो रुककर उनकी समस्याएं सुन नहीं रहे, बल्कि उनसे बच निकलने के लिए बाइक का सहारा ले रहे हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।